इस लेडी ने सर रतन टाटा का 7,000 करोड़ रुपए का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था और इसके बाद इन्होंने कुछ कमाल ही कर दिया। जयंती चौहान बिस्लरी के फाउंडर रमेश चौहान की इकलौती बेटी हैं, लेकिन जयंती चौहान को फैशन और डिजाइन का शौक था और इन्होंने फैमिली बिजनेस में आने का कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन 2022 में इनके पिता रमेश चौहान ने बिस्लरी को बेचने का फैसला कर लिया। टाटा ग्रुप ने इन्हें 7,000 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया था। सर रतन टाटा का नाम सुनकर लग रहा था कि ये डील फाइनल हो जाएगी, लेकिन जयंती चौहान ने रियलाइज किया कि बिस्लरी उनके परिवार की लेगेसी है और इन्होंने खुद बिजनेस को संभालने का फैसला किया। जयंती चौहान ने बिस्लरी के नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और यंग कस्टमर पर ध्यान दिया। इसी तरह जयंती चौहान की लीडरशिप में बिस्लरी का रेवेन्यू 2023 में 2300 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आज बिस्लरी के पास पैकेज्ड वाटर मार्केट में 32% का मार्केट शेयर है और ये मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे हैं। पहले जब एयरपोर्ट पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में थे तो उनकी जवाबदेही होती थी पार्लियामेंट को, जिनको जनता ने चुना था। तब उनको मुनाफे के साथ साथ लोगों के बारे में भी सोचना पड़ता था। जब कई सारे प्राइवेट प्लेयर रहते हैं तो एक कंपटीशन रहता है, लेकिन अगर सिर्फ एक या दो प्राइवेट प्लेयर बचते हैं तो वो अपनी मर्जी चला सकते हैं। कोई भी लेम रीजन देकर प्राइस डबल कर देंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सेम यही चीज आज से कुछ साल पहले टेलीकॉम सेक्टर में हुई। पहले 7-8 कंपनियां थी, लेकिन आज की डेट में सिर्फ 3 कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 कंपनीज ही प्राइस को कंट्रोल करती हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती। जैसे नवंबर 2021 में ये सभी कंपनियों ने अपना प्राइस 20% बढ़ा दिया था। अगर इन तीनों कंपनियों में से कोई एक कंपनी पैसा बढ़ाती तो उसको नुकसान होता, पब्लिक बाकी ऑपरेटर के पास चली जाती। लेकिन इनको पता था कि तीनों ही प्लेयर पैसा बढ़ाएंगे, एक साथ बढ़ाएंगे, कस्टमर की मजबूरी बन जाएगी, उसको देना पड़ेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसी तरह की सिचुएशन बाकी चीजों में भी हो जाएगी अगर सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर इसमें रह जाएंगे, या यूं कहें सारी चीजें प्राइवेट हो जाएंगी। 144 करोड़ भारतीयों ने जिस चीज का 144 साल तक इंतजार किया था वो आ गया है। अब आप पूछेंगे वो क्या है, मैं बताता हूँ। 1881 के अंदर जनगणना हुई थी, तब भारत की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ थी और उसके 144 साल बाद मतलब कि 2025 के अंदर आज भारत की जनसंख्या लगभग 144 करोड़ है। 1881 के महाकुंभ का तो मुझे पता नहीं, पर इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ लोग गंगा जी में डुबकी लगाएंगे और ये कुंभ दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा मेला है। कुंभ चालू होने से पहले यूपी के अंदर 75 जिले होते थे और कुंभ चालू होते ही एक टेम्परेरी जिला बसाया गया है, 76वां जिला, और इस जिले के अंदर लगभग 5,000 एकड़ जमीन एक्वायर की गई है, जिसमें से 1,800 एकड़ जमीन तो सिर्फ पार्किंग के लिए है और इस 5,000 एकड़ के अंदर 66 गांव और 4 तहसील आती हैं, जिसमें 2 लाख टेंट होंगे। 400 किलोमीटर की टेम्परेरी सड़कें बनाई गई हैं और 160 गाड़ियां तो सिर्फ कचरा उठाने के लिए रखी गई हैं और 45,000 परिवारों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। और अगर आप भी कुंभ जा रहे हैं तो हर हर गंगे कमेंट कीजिए। आज के समय में गांव का प्रधान जब ये कहता है कि सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, सड़क या नाली क्या हम अपनी जेब से बनवाएं या खेत बेच के बनवा दें, वहीं एक प्रधान ऐसा भी है जिसने अपने गांव को शहर से भी अच्छा बना रखा है। मैं बात कर रहा हूँ आजमगढ़ के बीनापारा गांव की। इस गांव के प्रधान असलम खान ने हाईटेक सचिवालय बनवाया है, जहाँ पर गाँव वालों के लिए लेखपाल, रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारी, बिजली विभाग और प्रधान जी के लिए कार्यालय बने हुए हैं, जिससे गाँव वालों को इधर उधर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। यहाँ का मीटिंग हॉल तो डीएम के ऑफिस से भी शानदार है, जहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई, डिजिटल पैनल, लाइब्रेरी और बच्चों की ऑनलाइन लर्निंग की भी व्यवस्था है। प्रधान जी ने हॉट बाजार भी बनवाया हुआ है, जहाँ पर रोजमर्रा का सामान मिलता है। राशन बांटने के लिए अन्नपूर्णा भवन और गांव के सरकारी स्कूल को भी सारी सुविधाओं से लैस कर रखा है। गांव की सड़कें बहुत अच्छी हैं, नालियां साफ सुथरी हैं, गांव में सोलर लाइटें लगवा रखी हैं और मिनी स्टेडियम, मैरिज हॉल तथा गांव के लिए जिम बनवाने की तैयारी चल रही है। ये वीडियो अपने गांव के हर एक व्यक्ति को दिखाओ और समझाओ कि विकास तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन तुम्हारा प्रधान करवा नहीं रहा है। और सुनो, उस प्रधान को जरूर दिखाना जो ये कहता है कि क्या सड़क हम अपना खेत बेच के बनवा दें। लास्ट में एक जरूरी बात, कुछ ही टाइम बाद प्रधानी का चुनाव है, तो इस बार वोट उसको देना जो गांव का विकास करे। अपने वोट को शराब और पैसे से मत बेच देना और उसको वोट भूल कर भी मत देना जिसने तुम्हारे शौचालय के 2,000 रुपए और आवास के 20,000 रुपए खाली हों। इस बार मतदान शिक्षित और विकासशील प्रधान। जब एक किसान लोन नहीं चुका पाता है तो उसका खेत बिक जाता है और एक अमीर लोन नहीं चुकाता तो बैंक बिक जाता है। जहाँ आम इंसान के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा बैंक नहीं खोली जाती, वहीं इन अमीरों को लोन संडे को भी मिल जाता है। विजय माल्या को एसबीआई ने संडे वाले दिन लोन दिया था और सिर्फ 2 दिन में लोन दे दिया था। और लोगों को गुस्सा वहाँ पर आता है जब एक गरीब आदमी को 1 लाख के लोन के लिए भी डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी और न जाने क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं और महीनों बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन सेम बैंक जब अमीर आदमी को कई हजार करोड़ का लोन देती है तो उससे कोई सिक्योरिटी नहीं लेती, सिर्फ उसके नाम पर उसको हजारों करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये लोग हजारों करोड़ का लोन लेकर देश छोड़कर विदेश भाग जाते हैं और सरकार उनका कुछ नहीं कर पाती। वो वहाँ मजे से रहते हैं, ऐसो आराम करते हैं। ऐसे सैकड़ों नाम है जिन्होंने बैंकों से हजारों करोड़ का लोन लिया और विदेश भाग गए। आप किन किन लोगों को जानते हैं जो करोड़ों रुपया लेकर विदेश भाग गए हो, हमें कमेंट में बताएं।
छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी के दिन पत्रकार मुकेश चंद्राकर का मर्डर कर दिया गया। मर्डर इसलिए क्योंकि 120 करोड़ के एक रोड प्रोजेक्ट के पीछे का करप्शन बाहर लेकर आ रहे थे। ये रोड प्रोजेक्ट इस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया था, उसका नाम सुरेश चंद्राकर था। मुकेश चंद्राकर की बॉडी सुरेश चंद्राकर की एक प्रॉपर्टी के सेप्टिक टैंक से निकली, जिसको रिसेंटली सील किया गया था। इनके बॉडी के पोस्टमार्टम में पता चला कि इनके लीवर के 4 टुकड़े थे, कई सारी रिप टूटी हुई थी, सर 15 जगह से फ्रैक्चर था और इनको बुरी तरह से पीट कर मारा गया था। एक पत्रकार की इतनी बुरी तरीके से हत्या होना पूरे देश में भूचाल ला सकता था, इंटरनेशनल लेवल पर खबर बन सकती थी, लेकिन इसको दबा दिया गया। कोई इस पर बात करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। प्रदीप सैनी जी की एक कविता है और वो यहाँ पर बहुत सच होती हुई दिखती है। आसान है प्रधानमंत्री की आलोचना करना, मुख्यमंत्री जी की करना उससे थोड़ा मुश्किल है। विधायक की आलोचना में खतरा जरूर है, लेकिन ग्राम प्रधान के मामले में पिटाई होना लगभग तय है। अमेजन के वर्षा वनों की चिंता करना कूल है, हिमालय के ग्लेशियरों पर बहस करना थोड़ा मेहनत का काम है। बड़े पावर प्लांट का विरोध करना एक्टिविज्म तो है, जिसमें पैसे भी बन सकते हैं, लेकिन पास की नदी से रेत बजरी भरते हुए ट्रैक्टर की शिकायत करना जानलेवा है। स्थानीयता के सारे संघर्ष खतरनाक हैं, वो चाहे कविता में हो या जीवन में। मिस्टर बीस्ट, ये आदमी पागल है, जो भी करता है बवाल ही करता है। इसने बना दिया है दुनिया का सबसे महंगा रियलिटी टीवी शो बीस्ट गेम। ये गेम है तो स्क्विड गेम से ही इंस्पायर्ड, बट उसका बाप है ये। स्क्विड गेम का बजट था 180 करोड़ रुपए, इसके पूरे प्रोडक्शन का बजट है 900 करोड़ रुपए। स्क्विड गेम में प्राइज मनी थी 40 करोड़ रुपए और इसकी प्राइज मनी है 45 करोड़ रुपए, 2 करोड़ की लैम्बोर्गिनी और एक प्राइवेट आइलैंड। जहाँ स्क्विड गेम ने शूट करने के लिए नॉर्मल सेट बनाए थे जो टेम्परेरी थे, बाद में उखड़ गए। मिस्टर बीस्ट ने 140 करोड़ रुपए लगाकर टोरंटो में शहर बसा दिया है। टोटल 1000 पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं, उनके लिए 1000 लग्जरी रूम और ये जो 45 करोड़ रुपए प्राइज मनी है ना, इस पे 100 फुट का ग्लास रूम है जिसमें ये प्राइज मनी रखी है। पूरे गेम को शूट करने के लिए 250 एकड़ एरिया में 1400 हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं जो 24x7 शूट करते हैं और 100 से ज्यादा एडिटर ने इसको 6 महीने में एडिट किया है। जैसे ये गेम लाइव हुआ 1 मिलियन टच किया इसने 30 मिनट के अंदर और आज की डेट में Amazon प्राइम पर 90 कंट्रीज में नंबर 1 शो बन चुका है मात्र 48 घंटे के अंदर और 50 से ज्यादा गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मिस्टर बीस्ट जैसा कारनामा इंडिया का कौन सा यूट्यूबर कर सकता है, कमेंट में। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को 1/3 मिलिट्री मिली और ओवरऑल रिसोर्सेज में 17% मिला। जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वो 921 थी, उसमें से 34 पाकिस्तान को मिली। आरबीआई उस समय पाकिस्तान और भारत दोनों का सेंट्रल बैंक था, लेकिन आरबीआई का जो कंट्रोल था वो भारत के हाथ में था। इंडिया का टोटल कैश बैलेंस 400 करोड़ था और ये डिसाइड हुआ कि इस 400 करोड़ में से 75 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाएंगे। 75 करोड़ में से 20 करोड़ पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 के दिन दे दिए गए। लेकिन उस समय कश्मीर को लेकर काफी इशू था, जिस वजह से नेहरू जी और पटेल जी ने सोचा ये जो 55 करोड़ हैं इनको रोक लेना चाहिए, वरना ये इससे हथियार खरीदेंगे और हमारे ही खिलाफ यूज करेंगे। इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी पाकिस्तान के मुकाबले। इंडिया की तरफ से नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल जी मल्टीपल स्ट्रॉन्ग लीडर थे। वहीं मुस्लिम लीग में सिर्फ जिन्ना के बाद कोई और स्ट्रॉन्ग लीडर आया ही नहीं। जिन्ना की मौत के बाद न तो जिन्ना के लेवल का कोई पावरफुल नेता आया और न ही मिलिट्री ने आने दिया। पाकिस्तान आर्मी को इस टेम्परेरी कंट्रोल की ऐसी लत लगी कि उसके बाद 29 पीएम बने, लेकिन आज की डेट तक एक भी पीएम ऐसा नहीं है जिसने 5 साल अपने पूरे किए हो। मिडिल क्लास परिवार में जन्मा एक लड़का यूट्यूब से इतना पैसा कमाता है कि यूट्यूब के सीईओ मिस्टर नील मोहन की नेटवर्थ है $150 मिलियन और वहीं इस यूट्यूबर की नेटवर्थ है $500 मिलियन। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट के बारे में। मिस्टर बीस्ट ने 2013 में यूट्यूब पर अपना पहला वीडियो डाला था और अगले 5 साल तक उन्होंने कई सारे वीडियोस डाले, लेकिन कुछ खास व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं आए। जब उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करके यूट्यूब को फुल टाइम शुरू किया था तो उनकी माँ ने उन्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन ये बंदा हार नहीं माना। पूरे जुनून से इस गुत्थी को सुलझाने में लगा रहा कि यूट्यूब का एल्गोरिदम आखिर काम कैसे करता है। धीरे धीरे इस शख्स के सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ते चले गए और आज इस शख्स के पास 341 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है, कमेंट में जरूर बताएं। आपने नोटिस किया होगा मार्केट में कुछ चीजों पर एक्सपायरी डेट, कुछ पर बेस्ट बिफोर डेट और कुछ पर यूज बाय डेट पड़ा होता है। तीनों में फर्क क्या है? अभी रिसेंटली गोरखपुर से बेंगलुरु जाने वाली आकाशा एयरलाइंस में लोगों को एक्सपायरी डेट वाला खाना सर्व हुआ। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए ये समझ लो कि बेस्ट बिफोर, यूज बाय और एक्सपायरी डेट में फर्क क्या है। बेस्ट बिफोर डेट क्वालिटी से जुड़ी है, मतलब इस डेट के बाद आप प्रोडक्ट तो यूज कर सकते हो, लेकिन उसकी स्मेल और टेस्ट में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। वहीं यूज बाय डेट सेफ्टी से जुड़ी है। जनरली ये दूध, दही, ब्रेड जल्दी खराब होने वाली चीजों पर यूज होती है। यूज बाय डेट के बाद आप गलती से भी आइटम को खा मत लेना, क्योंकि वो सेफ नहीं है। तीसरा है एक्सपायरी डेट। इससे मैन्युफैक्चरर आपसे ये कह रहा है कि इस डेट के बाद आइटम यूज मत करना। यूज करने से आपको कोई नुकसान हुआ तो कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। एक्सपायरी या यूज बाई के बाद चीज इस्तेमाल की तो फूड पॉइजनिंग, स्किन इश्यूज, एलर्जीज कुछ भी हो सकता है।
मुकेश अंबानी की कैंपा कोला पेप्सी और कोका कोला को इंडिया में खत्म कर रही है और इसका रीजन सिर्फ इसकी कम प्राइस नहीं है। 2022 में मुकेश अंबानी ने 22 करोड़ रुपए में कैंपा कोला को खरीदा था। इंडिया का ये सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट 4.6 बिलियन डॉलर्स का है और 2027 तक ये 5% के साथ हर साल ग्रो होने वाला है। इसी ग्रोथ का फायदा कैंपा कोला और बाकी ब्रांड्स लेना चाहते हैं, लेकिन कैंपा कोला के पास दो मेन एडवांटेजेस हैं। पहला है नॉस्टैल्जिया। 1970 और 80 में ये ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और पेप्सी और कोका कोला से पहले यही इंडिया में डोमिनेट करती थी। आज भी ये उन लोगों की फेवरेट है जो कि फॉरेन ब्रांड्स का ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। इसके बाद दूसरा रीजन है रिटेल मार्जिन। कोका कोला और पेप्सी का मार्जिन 20% तक का होता है, लेकिन कैंपा कोला रिटेलर को लगभग 25% तक का मार्जिन देता है। इसीलिए रिटेलर के लिए भी ये ज्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है और ऐसे ही इन्होंने 2023-24 में 400 करोड़ का रेवेन्यू किया था। आपको कैंपा कोला कैसी लगती है? हमारे देश में एक सरकारी ऑफिस है आरटीओ ऑफिस। लोगों का ऐसा मानना होता है कि आरटीओ ऑफिसर्स की कमाई बहुत ज्यादा है और यहाँ पर बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता है। इसका एक ताजा उदाहरण अभी एमपी के पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा जी के घर पर जब छापा पड़ा तो उनके घर से 2 करोड़ 85 लाख रुपए का तो क्या 60 लाख रुपए की चांदी, 50 लाख रुपए की लग्जरी गाड़ियां और ज्वेलरी बरामद हुई और ये सब माननीय कांस्टेबल साहब ने मात्र 7 साल में कमाया था। ये आरटीओ के कांस्टेबल कम, आरबीआई के कांस्टेबल ज्यादा लगते हैं। 60 लाख की ईंटें सुनकर तो ऐसा लगता है माननीय आदरणीय कांस्टेबल साहब का सपना रहा होगा कि हम चांदी का एक सिंहासन बनवाएंगे और उस पर बैठकर कहेंगे भाई साहब दिन का 400 करोड़ रुपए कमाने वाला एक शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी बेटी को जब ठंड लग रही थी तो उसने $2 मिलियन तो जलाकर अपनी लड़की को आग तपाई थी। ऐसा कहा जाता है कि पाब्लो के पास इतना पैसा था कि उसे वह ठीक से रख नहीं पाता था और करोड़ों डॉलर तो चूहे काट कर खा जाते थे उसे। उसकी दौलत का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि हजारों डॉलर की तो उसकी हफ्ते की रबड़ आती थी जिससे नोटों की गड्डी बांधी जाती है। फॉर्ब्स मैगजीन ने साल 1989 में उसे दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया था। तब उसकी संपत्ति $25 बिलियन आंकी गई थी। ये है समय रैना, जो कि एक शो चलाते हैं जिसमें एजुकेशन को लेकर कोई बात ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी इन्हें एजुकेशन के एक इवेंट में इनवाइट किया गया। अभी हाल ही में अन एकेडमी का एक इवेंट था जिसमें समय रैना को इनवाइट किया गया और कुछ समय पहले आईआईटी बॉम्बे ने टिकटॉक स्टार अनुष्का सेन को भी इन्वाइट किया था। और ऐसी ही कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को बुलाया जिन्हें एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं है, जो या तो गाली गलौज करके फेमस हुए हैं या मस्ती मजाक की रील बनाकर। अब आप खुद सोचिए कि ऑडियंस के रूप में बैठे ये ब्रिलियंट माइंड इनसे क्या सीखेंगे? यही कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, रील्स बनाओ, गाली गलौज करो और सेलिब्रिटी बन जाओ। इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये है भारत की 10 सबसे पॉपुलर जॉब। इनमें आपकी ड्रीम जॉब भी हो सकती है, तो चलिए देखते हैं। तो नंबर 10 पर है बैंकर, 9 पर आती है इंडियन आर्मी, नंबर 8 पर है लॉयर और मेरा पर्सनली मानना है कि लॉयर को झूठ भी बोलने पड़ते हैं। नंबर 7 पर है इंडियन पुलिस, इनके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। नंबर 6 पर आती है सीए, नंबर 5 पर है इंडियन रेलवे और नंबर 4 पर आती है इंजीनियरिंग और ये वाकई काफी पॉपुलर जॉब है। और नंबर 3 पर है टीचर, जो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टिव होती है और नंबर 2 पर है डॉक्टर। फाइनली नंबर 1 पर है आईएएस, मोस्ट पावरफुल। कमेंट में बताओ क्या बनना चाहते हो और ऐसी ही जानकारी के लिए मुझे फॉलो भी करो। आप मुझे बताइएगा इस पूरी जर्नी में इंसान आखिर फेल कहाँ हो गया, कहाँ उसने गलती कर दी। एक समय था जब 30-40 लोग एक ही घर में रहते थे। लोगों को लगा इतने लोगों का साथ रहना हमारे बच्चों और इन सब चीजों के लिए ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा परिवार छोटा हो गया। फिर 7-8 लोगों का परिवार था जिसमें मम्मी पापा, भाई बहन, बीबी है। लोगों को लगा यार यहाँ भी दिक्कत। फिर परिवार और छोटा हो गया, माँ बाप को कट ऑफ कर दिया। अब सिर्फ बीवी बच्चे साथ में रहेंगे। फिर लगा नहीं इतने बच्चे नहीं चाहिए, एक ही बच्चा काफी है। फिर लोग आजकल सोचते हैं कि एक बच्चा भी करना है कि नहीं करना है। फिर लोगों को लगने लगा यार बीवी ही दिक्कत दे रही है या हस्बैंड ही दिक्कत दे रहा है, शादी ही नहीं करनी चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। जब जिसके साथ जितना अच्छा लगेगा उतना ही रहेंगे। लोगों के लिव इन रिलेशन भी फेल होने लगे। फिर सोच लिया अकेले ही रहना है। जो सोच रहा है अकेले रहना है वो अब उस अकेलेपन को भी नहीं काट पा रहा है। हमको लगा प्रॉब्लम कहीं और है और हमने लोगों को जिंदगी से काट दिया, खुद को अकेला कर लिया। फिर भी हम खुश नहीं है। ये 40 लोगों के परिवार से खुद को अकेला करने तक की जर्नी में इंसान एग्जैक्टली गलती कहाँ पर कर गया? आपके हिसाब से वो कौन सी गलती है यहाँ पर इंसान को संभल जाना चाहिए? अगर उत्तर प्रदेश नहीं होता तो भारत का कुछ ऐसा हाल हो जाता कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आज है डे 2 एक्सप्लोरिंग उत्तर प्रदेश। दुनिया का 50% मैंगो इसी
इसी उत्तर प्रदेश में होता है, जो हर साल 20 लाख टन मैंगो तो एक्सपोर्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर का फॉरेक्स भारत को देता है। इसके अलावा कालीन भैया के प्रयासों से, हमारे मिर्जापुर जैसे लीडर्स की वजह से दुनिया का 40% हैंडमेड कारपेट, तो वाराणसी जैसे लीडर्स की वजह से 50% सिल्क साड़ियाँ, तो वहीं मेरठ की वजह से 60% क्रिकेट बैट, और मेरठ एंड मुजफ्फरनगर जैसे लीडर्स की वजह से 35% शुगर ये हमारा यूपी ही एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा पूरे भारत के टोटल गेहूं एक्सपोर्ट का 20% भी यूपी से ही होता है। तो अगर यूपी न होता तो 21 बिलियन डॉलर का ये पूरा एक्सपोर्ट ये भारत नहीं कर पाता। यूपी न होता तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को न ही अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार मिलते और न ही कैलाश खेर जैसे सिंगर। तो जरा सोचिए, अगर यूपी न होता तो सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव जैसे क्रिकेटर भी भारत को नहीं मिलते। वैसे आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन का ये वीडियो देखिए, दीपिका पादुकोण और आलिया का ये वीडियो देखिए। न जाने ऐसे कितने वीडियोस बनाई जा रही हैं, लेकिन ये वीडियोस असली नहीं है। इन्हें डीप फेक एआई की मदद से बनाया गया है। और सोचिए, ये एआई इतना ज्यादा खतरनाक है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप एक महिला हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे एआई टूल आ चुके हैं जो सिर्फ आपकी एक फोटो यूज करके आपकी बहुत ज्यादा गंदी वीडियो बना सकते हैं। और गंदी वीडियो बनाई भी जा रही है, लड़कियों को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है और उनसे रुपए भी मांगे जा रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो साइबर पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत जरूर दर्ज कराएं और अपने फैमिली मेंबर को जरूर बताएं। घबरा कर कोई भी गलत कदम ना उठाएं। आए दिन पुलिस ऐसे आरोपियों को पकड़ भी रही है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो जरूर करें और अपने मित्रों के पास इस रील को शेयर करें। एलन मस्क दुनिया का एक ऐसा शख्स है जिसने कुछ ठान लिया तो उसे पूरा करके ही मानता है। एलन एक बार नासा को जाके बोलता है, हम एक ऐसा रॉकेट बनाएं जो ऊपर जाके वापस आके लैंड करे। नासा बोलता है, पागल है क्या, अगर ऐसा कुछ होता तो हम ना कर लेते। अब ये बंदा सोचता है क्यों नहीं हो सकता, तो उसको किसी ने बोला दिस इज नॉट पार्ट ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स। तो बोलता है लॉ ऑफ फिजिक्स वो किसी आदमी ने बनाया था ना, भूल गया होगा एक आध लॉ, यार माफ कर दे बेचारे को, हम ढूंढ लेते हैं एक, कुछ तो कंट्रीब्यूट कर लो फिजिक्स में, सारे पुराने लोगों पर ही क्यों छोड़ा हुआ है। तो उसने खुद ही एक लॉ ढूंढ लिया, इन्वेंट कर लिया, जो था यूनिवर्स में उसको अप्लाई कर दिया और अब उसका जो रॉकेट है ना वो ऊपर भी जाता है, वापस आकर लैंड भी करता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट जस्ट अबाउट माइंडसेट। पहले आप इस वीडियो को देखिए। बहुत उल्टी आ रही है भाई। छोटा फिर अंदर जाते ही पानी थोड़ा सा ठीक कर लिया एक से कुछ आगे रखे उच्च पे देख लिया। यस 2-3 बूंद तक एक बूंद भी नहीं थी। ये कैसे दोस्त हैं जो आपको वो सब करने के लिए कह रहे हैं जिसमें आप खुद कंफर्टेबल नहीं है, और ये कौन सा पीयर प्रेशर है जिसके दबाव में आप ये सब कर भी रहे हैं। इसी एक कदम से शुरुआत होती है आपकी लत की, जो आगे जाकर कुछ ऐसी हो जाती है। पूरी दुनिया ने नया साल मनाया, मनाना भी चाहिए, क्योंकि हर साल नए साल के साथ हमारे और आपके जीवन में कुछ नया होने की उम्मीद होती है। लेकिन ये कैसा नयापन जहाँ आपको ये भी होश नहीं है आप कौन है। साल भर फैमिलिज्म करने वाली ये वही दीदियां हैं जिनको ये भी होश नहीं है कि ये क्या कर रही है और इनके साथ हो क्या रहा है। कल जब होश आएगा तो पढ़ी लिखी और सो काइंड कूल बनने की कोशिश करेंगे। लड़का हो या लड़की, नशा होता है। ये इसी भारत के युवाओं का दृश्य है जिनके कंधों पर आने वाले समय में देश की जिम्मेदारी होगी। बड़ा दुख होता है ये कैसी नए साल की शुरुआत। मंदिरों में जाकर ईश्वर से अच्छे साल की प्रार्थना करने की जगह शराब में मदमस्त है आज का युवा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ गलत है इसमें, शराब पीनी है पीजिए, लेकिन इतनी मत पीजिए कि शराब आपको पी जाए। कल जब यही होश में आएंगे तो हो सकता है इनके उठाने वालों पर ये हरेसमेंट का केस कर दे कि मुझसे बिना पूछे मुझे छुआ कैसे। देश में ये चल क्या रहा है आखिर। बिहार में बच्चे सड़क के किनारे पेपर की बात पर सरकार से लड़ रहे हैं और यहाँ पर पुलिस इन नशेड़ियों को उठाने में लगी हुई है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, इस देश का भविष्य है नशे में डूबता हुआ नजर आ रहा है। ये कैसा कल्चर बना दिया है हमने, जहाँ सेलिब्रेशन का मतलब ही होता है दारू। शादी है तो दारू, बर्थडे पार्टी है तो दारू। हमेशा याद रखिए, एक गलत कदम उठाया था राहे शौक में, मगर मंजिल तमाम उम्र हमको ढूंढती रही। जय हिंद।